हमने स्टार्ट किया था इंडियन पॉलिटी का पार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने किया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और आज हम करेंगे साइमन कमीशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। साइमन कमीशन 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे उनको देखने के लिए वो अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, कैसे कर रहे हैं, तो एक कमीशन लेकर आए थे जिसका नाम था साइमन कमीशन। ठीक है, और उसको हेड कौन कर रहा था? सर जॉन साइमन। ठीक है, 1927 में आया था और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उस रिपोर्ट को आगे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एग्जामिन किया और उसके अकॉर्डिंग फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल बना था। ठीक है, और पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। और साइमन कमीशन जब आया था उस टाइम पे क्या क्या हुआ था वो हिस्ट्री का पार्ट है, हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट है हमारा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, ये एक्ट काफी लंबा है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, काफी लेंथी है। इसमें टोटल 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। ठीक है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें बहुत सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए थे। ठीक है, और कौन कौन से प्रोविजंस हमने उठाए थे वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इन्होंने क्या बात करी थी? फेडरेशन बनाने की। ठीक है, कि सारी की सारी इंडियन स्टेट्स के प्रोविंसेस और स्टेट्स सारे मिलजुल के रहेंगे, एक यूनाइटेड स्टेट होएगा। ठीक है, फेडरेशन, फेडरेशन मींस एक सिंगल, पूरा इंडिया एक यूनाइट होकर रहेगा। ठीक है, इसमें बात की थी। बट साथ ही साथ इन्होंने इंडियन स्टेट्स को एक ऑप्शन दिया था कि वो फेडरेशन को ज्वाइन कर भी सकते हैं और अलग भी रह सकते थे, और अलग भी रह सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और उस टाइम पे बहुत सारी स्टेट्स में ज्वाइन नहीं किया फेडरेशन को और फेडरेशन नहीं बन पाया उस टाइम पे। ठीक है, और इस एक्ट में बर्मा को इन्होंने सेपरेट कर दिया इंडिया से। ठीक है, बर्मा एक अलग कर दिया इंडिया से। ठीक है, और दो नए प्रोविंसेस बना दिए, एक ओडिशा और दूसरा सिंध। ठीक है, बर्मा को सेपरेट कर दिया, ओडिशा और सिंध दो नए प्रोविंसेस बना दिए। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इन्होंने जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी उनको डिवाइड कर दिया सेंटर और प्रोविंसेस में। ठीक है, सेंटर की लेजिस्लेटिव पावर अलग कर दी और प्रोविंसेस की अलग कर दी, दोनों को डिवाइड कर दिया। और आगे क्या हुआ? The executive authority of province was also exercised by governor on the behalf of crown। ठीक है, अब जो प्रोविंसेस के जो भी सारे काम है, ठीक है, प्रोविंसेस की एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी है, ठीक है, वो कौन देखेगा? गवर्नर। ठीक है, और गवर्नर किसके बिहाफ पे काम करेगा? क्राउन के बिहाफ पे। ठीक है, वाइसराय का सबऑर्डिनेट नहीं होएगा गवर्नर। ठीक है, गवर्नर क्राउन के बिहाफ पे काम करेगा। ठीक है, और जो गवर्नर है वो काम करेगा विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ठीक है, गवर्नर काम करेगा विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, बट कुछ मैटर्स में, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक मैटर्स में जो गवर्नर है, गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन से भी काम कर सकता है। डिस्क्रिशन मींस अपनी मर्जी से भी काम कर सकता है, मतलब कि मिनिस्टर्स की एडवाइस के बिना भी काम कर सकता है, बट वो काम करेगा अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ वाइसरॉय। ठीक है, वाइसरॉय थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, वाइसरॉय, वाइसरॉय के ऊपर कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, हमने हायरार्की पढ़ी थी ना, सबसे ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाइसरॉय। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट भी बीच में आती थी। तो अब कुछ स्पेसिफिक मैटर्स में जो गवर्नर है, गवर्नर अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ वाइसरॉय काम करेगा और थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राइट। द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ सेंटर वाज वेस्टेड इन वाइसरॉय। ठीक है, अब जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो किसके पास होगी? वाइसरॉय के पास। ठीक है, सेंटर जो है वो वाइसरॉय के अंडर काम करेगा। ठीक है, सेंटर में वाइसरॉय बैठा है, स्टेट में कौन है? गवर्नर। ठीक है, और वाइसरॉय काम करता है ऑन द बिहाफ ऑफ क्राउन। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग काम करेंगे, बट उनको अपॉइंट अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1935 नहीं किया जाएगा। ठीक है, बट वो काम करेंगे लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है,
अब जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है बाई कैमरल रहेगा, ठीक है। हमने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में भी बात की थी ना, उस टाइम पे फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म की बात हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे भी इन्होंने सेम बात करी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो बाइकैमरल रहेगा। बाइकैमरल मींस वहां पे दो हाउसेस होंगे, ठीक है, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, ठीक है। मतलब कि अपर हाउस क्या, फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। जैसे कि आज की डेट में भी बाइकैमरल है ना, राज्यसभा और लोकसभा दो हाउसेस हैं, वैसे ही उस टाइम पे भी बाइकैमरल की बात करी थी 1935 में। फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स दो हाउसेस होंगे, ठीक है। अब ये तो था सेंट्रल लेजिस्लेचर का। अब 6 प्रोविंसेस में भी इन्होंने बाइकैमरलिज्म लेकर आए, ठीक है। 6 प्रोविंसेस में क्या होएगा, लेजिस्लेचर बाइकैमरल होएगा, मतलब वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी होएगी और काउंसिल भी होएगी। और जो बाकी के सारे प्रोविंसेस है वहां पे यूनिकैमरल ही रहेगा, ठीक है। 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरल और बाकी के सारे प्रोविंसेस में यूनिकैमरल, ठीक है। Apart from the viceroy's power of veto, a bill passed by the central legislature was also subject to veto by the crown, ठीक है। अब वाइसरॉय के पास एक विटो पावर होती है, ठीक है। विटो पावर मींस कि उसके पास एक स्पेशल पावर है। अब कोई भी बिल जो सेंट्रल लेजिस्लेचर से पास होकर जाता है, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर में बिल आया, वहां से पास हो गया, अब बिल पास होने के बाद कहां जाएगा, वाइसरॉय के पास, ठीक है। अब यहाँ पे वाइसरॉय के पास एक ऐसी पावर है कि वो आगे बिल को क्राउन के पास भी भेज सकता है वाइसरॉय, ठीक है। अब सेंट्रल लेजिस्लेचर से बिल पास हुआ, पास होकर वाइसरॉय के पास गया, और वाइसरॉय के पास अब एक विटो पावर है कि वो आगे क्राउन को भी बिल भेज सकता है वाइसरॉय, ठीक है। अब ये उसके पास एक विटो पावर होती है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। अब वाइसरॉय के पास इतनी पावर है कि वो डिस्कशन, कोई भी डिस्कशन को प्रिवेंट भी कर सकता है और लेजिस्लेचर में कोई भी बिल की प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड भी कर सकता है अगर चाहे तो, ठीक है। वाइसरॉय के पास ये पावर्स है, ठीक है। अगर वो चाहे तो किसी बिल की प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड भी कर सकता है और किसी डिस्कशन को आगे प्रिवेंट भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वाइसरॉय के पास कुछ इंडिपेंडेंट पावर्स है लेजिस्लेचर को लेकर, ठीक है। कौन कौन सी है, कुछ बिल या कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो लेजिस्लेचर में वाइसरॉय की प्रीवियस सैंक्शन के बिना इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते, ठीक है। कोई भी बिल, मतलब कुछ स्पेसिफिक मैटर्स पे, ठीक है, बिल है कोई स्पेसिफिक मैटर पे आया है, अगर वो बिल को इंट्रोड्यूस कराना है लेजिस्लेचर में करना है तो उसके लिए वाइसरॉय की प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत है पहले, ठीक है। वैसे नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि पहले लेजिस्लेचर में बिल पास होता है फिर वाइसरॉय के पास जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स का पे बिल है जो वाइसरॉय की प्रीवियस सैंक्शन के बिना लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकता, ठीक है। ये कुछ इंडिपेंडेंट पावर्स है वाइसरॉय की, ठीक है। अब देखो ये चीजें थोड़ी सी ट्रिकी है, यहाँ पे हो सकता है आपको समझ ना आ रही हो, ठीक है, बट अगर आप पॉलिटी की सारी सीरीज मेरी देखोगे ना तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आगे जो आने वाले लेक्चर्स है ना पॉलिटी के, जब मेन पार्ट स्टार्ट होगा, एक दो लेक्चर्स और है एक्ट्स में, उसके बाद हम पॉलिटी का मेन पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वहां पे ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बिल कैसे पास होता है, कैसे पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट के का सारा काम कैसे चलता है, कैसे कैसे होता है, वो सारी चीजें जब हम पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद ये चीजें भी आपके लिए आसान हो जाएगी। उसके बाद जब आप मेरे ये वाले एक्ट्स वाले लेक्चर्स देखोगे ना तो आपको बहुत आसान लगेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए थोड़ी सी पेशेंस रखो, आगे पॉलिटिक्स सारी जब खत्म हो जाएगी तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, सारे डाउट्स आपके अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी इन केस आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अब यहाँ पे 1935 के एक्ट में इन्होंने 3 फोल्ड डिवीजन की थी, ठीक है, मतलब 3 लिस्ट बनाई थी, एक फेडरल लिस्ट, एक प्रोविंशियल लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अगर आप पॉलिटी पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको ये चीजें समझ नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, अगर आपने पहले पढ़ी है तो आपको ये चीजें पता होगी लिस्ट वगैरह क्या, ठीक है। आज की डेट में 3 लिस्ट होती है ना, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। उस टाइम पे भी 3 लिस्ट
इन्होंने बनाई थी 1935 के एक्ट में। कौन कौन सी? फेडरलिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब जो फेडरल लिस्ट पे कोई भी लॉ बनाना है तो उसकी पावर्स किसके पास है? फेडरल लेजिस्लेचर के पास है। और अगर प्रोविंशियल लिस्ट पे कोई लॉ बनाना है तो उसकी पावर है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के पास। बट इन केस कॉन्करेंट लिस्ट पे कोई लॉ बनाना है तो उसके लिए दोनों के पास पावर है लॉ बनाने की, ठीक है। फेडरल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों ही लॉ बना सकते हैं उस पे, कॉन्करेंट लिस्ट पे, ठीक है। The Viceroy was empowered to authorize either the federal or the provincial legislature to enact a law with respect to any matter which was not enumerated in the above noted legislative lists, ठीक है। अब इन केस कोई ऐसा मैटर आता है जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, ठीक है, ना वो फेडरल लिस्ट में है, ना प्रोविंशियल लिस्ट में, ना कॉन्करेंट लिस्ट में, तो उस पे लॉ कौन बनाएगा? उस पे लॉ बनाएगा वाइसरॉय, ठीक है। इन केस कोई भी मैटर जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है तो उस पे वाइसरॉय लॉ बनाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, अब जब साइमन कमीशन आया था, ठीक है, तो 1929 में साइमन कमीशन ने प्रॉमिस किया था हमें डोमिनियन स्टेटस दिलवाने की बात करी थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डोमिनियन स्टेटस देने को ब्रिटिशर्स ने हमें साफ मना कर दिया, डोमिनियन स्टेटस के आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी, सारी चीजें समझ आ गई होगी। इन केस नहीं समझ आई देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।